नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस एपिसोड में हम 1947 में स्वतंत्रता के बाद हुए अर्धसंघीय व्यवस्था को देखते हैं। हम जानेंगे कि कैसे विविध संस्थाओं के राजनीतिक एकीकरण ने 1951 में पहले आधुनिक भारतीय राज्यों को बनाया। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक एलएम का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए आजादी के ठीक बाद के उस दौर में चलते हैं। जब हम 1947 के भारत के बारे में सोचते हैं तो आज का नक्शा दिमाग में आता है, पर हकीकत तो बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग। वो एक कह सकते हैं कि एक पैचवर्क था। ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और उनके साथ थीं लगभग 562 रियासतें। 562? ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। तो सिर्फ 3-4 साल में, मतलब 1951 तक, ये पूरा नक्शा कैसे बदल गया? ये बदलाव बहुत बड़ा और बहुत तेजी से हुआ। भारत सरकार ने खासकर सरदार पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रक्रिया शुरू की। ये तो एक विशाल पहेली को जोड़ने जैसा रहा होगा। तो ये किया कैसे गया? क्या सबको एक ही साथ शामिल होने के लिए कहा गया? नहीं, एक ही साथ नहीं। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण कानूनी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी विलय पत्र। विलय पत्र? हाँ, इसके तहत शासकों ने शुरुआत में सिर्फ 3 विषय, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, इन पर अपना नियंत्रण भारत सरकार को सौंपा। बस 3 विषय? मतलब बाकी सब मामलों में वो एक तरह से आजाद थे? आज शुरुआत में तो ऐसा ही था। ये पहला कदम था उन्हें संघ के दायरे में लाने के लिए। लेकिन इसके बाद दूसरा और निर्णायक कदम आया, मर्जर एग्रीमेंट्स। अच्छा, विलय समझौते। बिल्कुल। इनके जरिए शासकों ने अपना पूरा शासन और अधिकार क्षेत्र सब कुछ भारत सरकार को सौंप दिया। और बदले में उन्हें क्या मिला? अपना राजपाट छोड़ने के लिए? बदले में उन्हें प्रिवी पर्स, यानी एक तरह की सालाना पेंशन और कुछ दूसरे विशेषाधिकार दिए गए। ये उस समय की राजनीतिक जरूरत थी। समझ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो प्रांत और रियासत वाली पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। पूरी तरह से खत्म। और उसकी जगह एक बिल्कुल नई प्रशासनिक संरचना ने ले ली। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि संविधान के तहत राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ABCD? ये वर्गीकरण क्यों किया गया? ये वर्गीकरण मतलब केंद्र के नियंत्रण की घटती बढ़ती मात्रा को दिखाता था। एक सोची समझी व्यवस्था थी। चलिए तो फिर एक एक करके इन श्रेणियों को समझते हैं। पार्ट ए, राज्य, ये कौन से थे? तो पार्ट ए में 9 राज्य थे। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के पुराने गवर्नर वाले प्रांत थे, जैसे कि असम, बॉम्बे, मद्रास। हाँ, असम, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों का शासन गवर्नर संभालते थे और ये एक कह सकते हैं एक संघीय मॉडल का हिस्सा थे। मतलब ये आज के राज्यों जैसे थे? काफी हद तक। अब आते हैं पार्ट बी पर। नक्शे में ये भी काफी बड़े दिखते हैं, जैसे हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान। पार्ट बी राज्य या तो बहुत बड़ी रियासतें थी या फिर कई छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए समूह थे। अच्छा, समूह भी थे? हाँ, इनमें हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, राजस्थान और त्रावणकोर, कोचीन जैसे कुल 8 राज्य शामिल थे। यहाँ शासन का प्रमुख राज प्रमुख होता था। राज प्रमुख, गवर्नर नहीं? नहीं, राज प्रमुख। ये पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था और उनके साथ एक चुनी हुई विधायिका भी होती थी। तो क्या ये पार्ट ए राज्यों जितने ही स्वायत्त थे या यहाँ कोई पेच था? यही एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पार्ट बी राज्य भी संघीय मॉडल का हिस्सा तो थे, लेकिन लेकिन संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत
उन पर केंद्र का एक विशेष निरीक्षण रहता था। अच्छा, तो मतलब वो पार्ट ए राज्यों की तुलना में कम आजाद थे। बिल्कुल, उन पर केंद्र का ज्यादा नियंत्रण था। ये एक तरह की संक्रमणकालीन व्यवस्था थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब पार्ट सी राज्यों के बारे में बताइए। इनमें अजमेर, भोपाल, दिल्ली, कच्छ जैसे नाम शामिल हैं। ये तो काफी छोटे लगते हैं। हाँ, पार्ट सी में 10 राज्य थे। ये या तो पुराने चीफ कमिश्नर के प्रांत थे या फिर कुछ जरूरी रियासतें। और इनका प्रशासन कैसे चलता था? इनका प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर के माध्यम से होता था। मतलब ये एकात्मक आधार पर थे। तो क्या वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी? शुरुआत में नहीं, लेकिन बाद में 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट के तहत उन्हें कुछ सीमित शक्तियां दी गईं, पर वो काफी हद तक केंद्र द्वारा ही नियंत्रित थे। और अंत में पार्ट डी राज्य, ये तो सूची में सिर्फ एक ही था। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये एकमात्र पार्ट डी राज्य था। और यहाँ की व्यवस्था? इसका प्रशासन भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चीफ कमिश्नर ही करता था, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की विधायिका या मंत्री परिषद का कोई प्रावधान नहीं था। पूरी तरह से केंद्र के अधीन। तो ये थी 4 श्रेणियों की व्यवस्था। पर क्या भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर सभी क्षेत्र इन श्रेणियों में फिट हो गए थे? कुछ अपवाद भी थे क्या? हाँ, कुछ अपवाद भी थे, जैसे सिक्किम। सिक्किम को एक भारतीय राज्य तो माना जाता था, लेकिन उसके संबंध विदेश मंत्रालय के माध्यम से संभाले जाते थे। वो एक संरक्षित राज्य था। और गोवा और पांडिचेरी? हाँ, वो भी एक बड़ा अपवाद थे। गोवा जैसे क्षेत्र अभी भी पुर्तगाली नियंत्रण में थे और पांडिचेरी पर फ्रांसीसी नियंत्रण था। वो इस नक्शे का हिस्सा ही नहीं थे। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज हम राज्यों को भाषा के आधार पर जानते हैं। क्या 1951 की इस व्यवस्था में भाषा की कोई भूमिका थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, राज्यों का बड़ा भाषाई पुनर्गठन तो 1956 में हुआ, लेकिन इसकी मांग 1950 के दशक की शुरुआत में ही मौजूद थी। तो क्या इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था? पूरी तरह नहीं। दिलचस्प बात यह है कि रियासतों के विलय के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए थे, उनमें इस बात पर विचार किया गया था कि आबादी का जातीय या भाषाई जुड़ाव किससे है। अच्छा, तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि 1951 के कांग्रेस घोषणा पत्र में भी ये माना गया था कि पुनर्गठन के फैसलों में लोगों की इच्छाओं की भी भूमिका होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1951 का ये नक्शा राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम था, लेकिन भाषाई आकांक्षाओं की आहट भी सुनाई दे रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा। 1951 का नक्शा आजादी के बाद भारत द्वारा अपने क्षेत्र को तेजी से एकीकरण करने का प्रतिबिंब था। ये एक हाइब्रिड प्रणाली थी जिसने ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों जैसी अलग-अलग इकाइयों को एक ही ढांचे में सफलतापूर्वक एकीकृत किया। हाँ, ये भारतीय संघ के राजनीतिक एकीकरण के शुरुआती चरण की एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो 1951 की ये प्रशासनिक संरचना भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और सफल कदम थी। इसमें कोई शक नहीं। इसने सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों और प्रांतों को एक संविधान के तहत लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, अंत बिल्कुल नहीं था। ये तो एक बड़े बदलाव की नींव थी। और सोचने के लिए एक विचार ये है कि राजनीतिक जरूरत और प्रशासनिक सुविधा पर आधारित ये व्यवस्था लोगों की गहरी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की आकांक्षाओं का सामना कितने समय तक कर पाती। बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब भारत के नक्शे को एक बार फिर से बदलने वाला था।